Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fiyaz Wahid. Pros and cons of React.js यानी कि advantages and disadvantages, goods and bads of React.js. वैसे तो React.js के फ़ायदे क्या क्या हैं, advantages क्या क्या हैं, मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी. यहाँ पे प्ले लिस्ट क्रिएट की हुई है. जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी वो काइंडली ये वीडियो पहले देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने कुछ चीज़ों को स्किप कर देना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. उसकी रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी उनको डिस्कस इस वीडियो में कर चुका हूं. बहरहाल हम चलते हैं प्रोज एंड कॉन्स की तरफ. तो हमारे पास यहाँ पे React.js के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. वो कौन कौन से हैं आइए वो देखते हैं वन बाय वन. अगर सबसे पहले बात की जाए प्रोज ऑफ रिएक्ट यानी कि एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट, तो हमें पता है नंबर वन, इजी टू लर्न एंड यूज. React.js को लर्न करना और यूज करना बहुत ही ज़्यादा इजी है. कैसे, ये पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है, React.js is much easier to learn and use. Any developer who comes from a JavaScript background can easily understand and start creating web apps using React in a few days. अगर तो आपका बैकग्राउंड जावास्क्रिप्ट का है, अगर नहीं भी है तो परेशान होने की फिर भी ज़रूरत नहीं है. आप जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स कुछ सीख लें, उसके बाद आप रिएक्ट में काम आसानी से कर सकते हैं. थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो कुछ दिनों में या 1 से 2 मंथ में आप रिएक्ट में काम सीख जाएंगे. नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्रिएटिंग डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बिकम्स ईजियर. React.js को अगर यूज़ करेंगे तो आप डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपनी ऐप में, यानी कि वेब एप्लीकेशन में, जो कि यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है. टू क्रिएट अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन स्पेसिफिकली विद HTML स्ट्रिंग्स वाज ट्रिकी. आपको आइडिया है कि आप HTML को यूज करते हुए डायनेमिक कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते. ठीक है, मुश्किल है और उसमें वो फीचर्स भी नहीं है कि आप डायनेमिक कंटेंट क्रिएट कर सकें. मैं भी किसी स्टूडेंट के माइंड में आए कि डायनेमिक कंटेंट से क्या मुराद है. मैं आसान से अल्फाज में बता देता हूं कि डायनेमिक कंटेंट से मुराद ये है कि आपका जो वेब पेज है या वेब एप्लीकेशन है वो आपको रिस्पॉन्स दे, रिस्पॉन्ड करे. आपने किसी बटन पर क्लिक किया, आपके सामने कोई पॉपअप, कोई मैसेज आ गया, ये डायनेमिक कंटेंट कहलाता है. या आप किसी वेब एप्लीकेशन के किसी पेज पे जाते हैं, वहाँ पे जाके राइट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम मुझे 3 चाहिए, नंबर ऑफ रोज मुझे 3 चाहिए, 3x3 का एक टेबल आपके सामने क्रिएट हो गया. तो ये डायनामिक कंटेंट कहलाता है. ये छोटी छोटी एग्जांपल जो मैंने आपको यहाँ पे दी हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ कॉम्प्लेक्स कोडिंग. HTML में आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करके भी उस लेवल का काम नहीं कर सकते डायनामिक, जो कि आप इजीली React.js से कर सकते हैं. But React.js solves that issue and makes it easier. It provides less coding and give more functionality. आपको React.js में कोड कम लिखना पड़ता है, लेकिन आप उससे फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा ले सकते हैं. नेक्स्ट है जी SEO फ्रेंडली. React.js का जो एक मेन एडवांटेज है वो ये है कि आपकी जो वेब एप्लीकेशन है वो SEO फ्रेंडली होगी. अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में अगर कोई आपने वेब एप्लीकेशन या अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की हो पहले से, उसमें बहुत ज़्यादा आपने जावास्क्रिप्ट का कॉम्प्लेक्स कोड राइट किया हो, तो SEO में बहुत ज़्यादा इश्यूज वहाँ पे नज़र आते हैं. जबकि React.js आपको यहाँ पे भी फैसिलिटेट करती है कि आप अपनी एप्लीकेशन को SEO फ्रेंडली यहाँ पे बना सकते हैं. इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, आपको जस्ट मैं यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ कि हमारे पास रिएक्ट के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं. उसके बाद नेक्स्ट है वर्चुअल डोम. अब मैं इसकी डिटेल में तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा. उसकी रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे जो प्ले लिस्ट क्रिएट की हुई है, मैंने इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट के लेक्चर में वर्चुअल डोम को डिटेल में डिस्कस किया था. तो काइंडली थोड़ा सा टाइम निकाल के इस वीडियो को आप देख लें तो आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा. ठीक है जी. तो हमने डिस्कस किया था कि React.js जो है ये वर्चुअल डोम को यूज़ करते हुए वर्किंग करती है. उसके बाद नेक्स्ट अगर चलें तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रीयूजेबल कंपोनेंट्स. इसको भी मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ. कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या हैं, और इनकी जो बाकी सारी डिटेल है उसके लिए भी आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की वीडियो ही देखेंगे. उसकी रीज़न ये है कि मैं यहाँ पे अगर डिटेल में गया तो बहुत ज़्यादा टाइम मुझे यहाँ पे लग जाएगा.
नेक्स्ट है जी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। जो रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी है ये वर्चुअल डॉम को यूज करते हुए आपकी जो वेब एप्लीकेशन है उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इन्हांस कर देती है। ठीक है, यहां पे एक ही लाइन मैंने फिलहाल इसकी ऐड की थी, रिएक्ट जेएस इंप्रूव्स परफॉर्मेंस ड्यू टू वर्चुअल डॉम। उसके बाद अगर नेक्स्ट मूव करें द सपोर्ट ऑफ हैंडी टूल्स, इससे क्या मुराद है? यहां पे मैंने एक एग्जांपल दी है द रिएक्ट डेवलपर टूल्स। आप लोग को याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अपने ब्राउजर के साथ आप रिएक्ट डेवलपर टूल्स की एक्सटेंशन एक ऐड कर लें। वो मैंने इस वजह से आपको कहा था ऐड कर लें क्योंकि उसकी मदद से हम किसी भी ऐप के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इजीली देख सकते हैं, हम काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो रिएक्ट जेएस में काम करने का एक और बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास बहुत से डिफरेंट टूल्स हैं, बहुत से एक्सटेंशंस हैं जो कि हमें हेल्प करती हैं, जो कि हमें सपोर्ट करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं कि हम रिएक्ट में आसानी से काम कर सकें। एक एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे दे दी, द रिएक्ट डेवलपर टूल्स हैव बीन डिजाइंड एज क्रोम एंड फायरफॉक्स डेव एक्सटेंशन एंड अलाउ यू टू इंस्पेक्ट द रिएक्ट कंपोनेंट हायरार्कीज इन द वर्चुअल डोम। आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने दिखाया था। It also allows you to select particular components and examine and edit their current props and state. अब props क्या होते हैं, state क्या होती है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारे पास बहुत से टूल्स ऐसे हैं जो कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि हम इजीली रिएक्ट जेएस को यूज़ कर सकें और उसमें काम कर सकें, जैसा कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप फॉर टेस्टिंग द कोड्स। React.js applications are extremely easy to test. It offers a scope where the developer can test and debug their code with the help of native tools. बहुत से tools मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए आप डिबगिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। प्लस आप लोगों को याद होगा जब हमने फाइल स्ट्रक्चर देखी थी अपनी ऐप की तो वहाँ पे भी आपको 1 से 2 फाइल्स टेस्टिंग के नाम से नज़र आई थी। तो उनको यूज़ करके आप इजीली टेस्टिंग कर सकते हैं अपने कोड की। अगर नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहां पे है जी कॉन्स ऑफ रिएक्ट, डिसएडवांटेजेस और बैड्स, यानी कि नुकसानात या आप कह लें कि जो मनफी पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं रिएक्ट के, वो कौन कौन से हैं। अब देखें, सिंपल सी बात है, कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी टूल है, कोई भी चीज़ है, अगर उसके 10 फ़ायदे होते हैं तो 1 से 2 उसके नुकसानात भी निकल आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को देखते हुए आपने परेशान नहीं हो जाना। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? नंबर 1, हाई पेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं, बहुत से टूल्स ऐसे हैं जिनमें अपडेशन आए दिन आई रहती है, कोई ना कोई मॉडिफिकेशन, कोई ना कोई चेंज या कोई ना कोई अपडेट उनमें आई रहती है। तो इस चीज़ को नॉर्मली जो डेवलपर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि सपोज आप एक टूल पे काम कर रहे हैं, यानी कि एक वर्जन पे काम कर रहे हैं, कुछ दिन बाद वो वर्जन अपडेट हो जाता है, अगेन कुछ दिन बाद वो वर्जन अपडेट हो जाता है, अगेन कुछ दिन बाद वो अपडेशन आ जाती है। तो आप थोड़ा सा इसको फील करेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये रिएक्ट के साथ कुछ ऐसा अभी चल रहा है, इसकी जो अपडेशन है वो अक्सर ही आई रहती है। तो इस वजह से जो डेवलपर्स का फीडबैक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। उसके बाद स्लो डॉक्यूमेंटेशन। अब ये वाला पॉइंट भी उसी के साथ कनेक्ट है। जब किसी भी टूल या किसी भी टेक्नोलॉजी को बार बार अपडेट किया जाता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली प्रेजेंट करना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर तो आज फ़र्ज़ करें एक ऐप का वर्जन आया है, नेक्स्ट वीक में दूसरा वर्जन आ जाता है, नेक्स्ट मंथ में तीसरा वर्जन आ जाता है, तो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे पॉइंट लिखा है स्लो डॉक्यूमेंटेशन। उसकी रीज़न यही है अपडेशन। उसके बाद है व्यू पार्ट। अब कुछ डेवलपर्स के फीडबैक के अकॉर्डिंग ये तो हमें पता है कि जो रिएक्ट है ये सिर्फ आपकी ऐप के व्यू पार्ट को ही डील करती है, यानी कि यूआई को। ठीक है, बैकएंड के साथ इसका कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। इस वजह से कुछ डेवलपर्स के अकॉर्डिंग इसमें वो भी चीज़ ऐड होनी चाहिए कि जो बैकएंड या सर्वर, हालांकि आपको आइडिया है कि ये सर्वर साइड के साथ ही काम करती है, लेकिन प्रॉपरली सर्वर की जो वर्किंग है उस चीज़ को भी यहाँ पे ऐड किया जाए, यानी कि जो व्यू पार्ट है और जो आपका बैकएंड का पार्ट है दोनों इसके अंदर मिक्स होने चाहिए। कुछ डेवलपर्स का ये भी मानना है, इस वजह से इसको भी डिसएडवांटेज में आप कंसिडर कर सकते हैं। लास्ट वन मेरे पास है जी JSX एज अ बैरियर। अब कुछ डेवलपर कहते हैं, देखें
آپ کو آئیڈیا ہے کہ JSX کیا ہے؟ ایک ایکسٹینشن ہے جاوا اسکرپٹ اور HTML کا جو آپ کوڈ رائٹ کرتے ہیں ریئیکٹ میں، اس کو مکس اپ کرنے کے لیے آپ اس ایکسٹینشن کو یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ اس ایکسٹینشن کو یوز نہیں کرتے، یعنی کہ JSX کو یوز نہیں کرتے، تو آپ ریئیکٹ میں کام نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بیریئر کے طور پہ ایک چیز ہے جس کو ختم ہو جانا چاہیے کچھ ڈیولپرز کے پوائنٹ آف ویو سے. بہرحال یہ ہمارے پاس کچھ پروز اینڈ کونس سے ریئیکٹ JS کے. ان میں سے بہت سی چیزیں فیچر جو ایڈوانٹیجز ہے وہ پہلے میں ڈسکس کر چکا تھا. ڈس ایڈوانٹیج آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر لیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اور نیکسٹ ہم ریئیکٹ میں مزید کسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. دعا میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.